नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग एलटीजीआईसी 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगा। हर बार की तरह इस बार भी आपको बहुत सारे एडिशनल फैक्ट सीखने को मिलेगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एलटीजीआईसी में मैंने 118 क्वेश्चन लिटरेचर में अटेम्प्ट किया था, जिसमें 8 मेरे गलत हुए थे। इस तरह से मेरे 110 हो गए और 8 चूंकि 1/3 माइनस मार्किंग भी था, तो यानी 3 इसमें से और कम कर दीजिए। तो 107 क्वेश्चंस लिटरेचर में मेरे सही थे और 3 क्वेश्चन मेरे जीएस में सही हुए थे। तो कुल मिलाकर के 110 क्वेश्चंस मुझे मिले थे और जिससे मुझे यूपी में 7th रैंक मिला था। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। somebody had cleaned my shoes and brushed my suit। तो देखो, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप बस एक ही चीज का ध्यान में रखना कि आप हेल्पिंग वर्ब से करना। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैड का क्या हो जाता है, हैड बीन। तो आप देखिए, हैड बीन कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहाँ के पोएट थे, तो ये थे अमेरिकन पोएट और बाद में जाकर वो कहाँ सेटल हो जाते हैं, न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई इंग्लैंड का पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये यूएसए का ही पार्ट होता है। यूएसए में नॉर्दर्न ईस्टर्न का जो रीजन है, वहीं पर न्यू इंग्लैंड सिचुएटेड होता है और यहीं पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाकर के सेटल हो जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है सेनेटर की। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ध्यान रखना, 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अलावा 3 और अमेरिकन राइटर्स हैं जिनको आपको याद रखना है, पीजीटी में पढ़ने हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो है ही है, इसके अलावा वॉल्ट विटमैन भी है और उसके बाद हेमिंगवे है और फॉकनर है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन ये दोनों अमेरिकन पोएट होते हैं। हेमिंगवे और फॉकनर ये दोनों नॉवलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैनली बेबर बर्थडे पार्टी का एक कैरेक्टर होता है और ये दिखावा करता है कि वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर लेता है, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पियानिस्ट को वो कहता है कि वो अच्छे से प्ले कर लेता है, हालांकि वो प्ले कर नहीं पाता है। बर्थडे पार्टी ये कॉमेडी ऑफ मीनेस है, किसके द्वारा लिखा गया है, हेरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और पिंटर ध्यान रखना, इनको 2005 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। बर्थडे पार्टी को लिखा गया था 1957 में। ठीक है, बर्थडे पार्टी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं स्टैनली बेबर के अलावा, जैसे कि पीटी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होते हैं मेक बोल्स और कुछ और भी कैरेक्टर हैं जैसे गोल्ड बर्ग होते हैं, और इन्हीं के साथ देने के लिए एक और कैरेक्टर होते हैं मैकन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। एक लुलू भी कैरेक्टर होती है जो सर्वेंट का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बेन जॉनसन के टाइम में 4 तरह की ह्यूमर्स थे, उसका नाम आपको बताना है। तो देखो, बात क्या होती है, ये जो 4 ह्यूमर्स होते हैं ना, ये एक क्लासिकल थियरी होती है कि हर एक मनुष्य के अंदर में, जो भी नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसके अंदर 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं और इनका बैलेंस्ड में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो व्यक्ति एबनॉर्मल हो जाता है। तो उन्हीं चारों तरह के फ्लूइड्स को ह्यूमर बोला गया है। तो पहला होता है ब्लड, ब्लड यानी सैंग्विन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो वो चीयरफुल होगा। फ्लेगम, फ्लेगम का मतलब होता है कफ या बलगम। अगर किसी व्यक्ति के अंदर फ्लेगम इम्बैलेंस हो जाता है तो वो व्यक्ति उदासीन हो जाएगा, अपैथी हो जाएगा। और येलो बाइल, बाइल का मतलब पित्त होता है। तो अगर येलो बाइल एक्सेस में हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, उसमें गुस्सा आ जाता है। और ब्लैक बाइल अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति मेलंकलिक हो जाता है। तो ध्यान रखना, ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। ठीक है, ये 4 तरह के फ्लूइड्स बेन जॉनसन के टाइम में थे और बेन जॉनसन ने अपने बहुत सारे प्लेस में ये 4 ह्यूमर्स का यूज किया हुआ है। वो चाहे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हो, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर हो। इसके अलावा एक चीज मैं और आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिला दूं, ये जो 4 ह्यूमर्स है वो ग्रीक लिटरेचर यानी क्लासिकल लिटरेचर से लिया गया है और इसको किसने यूज किया है, बेन जॉनसन ने यूज किया है। इसीलिए
बेन जॉनसन के प्लेस को किस कैटेगरी में रखा गया है? क्लासिकल के कैटेगरी में रखा गया है। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विलियम शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट में एक कैरेक्टर होता है जो सेल्फ लव का विक्टिम होता है, तो ये होता है मालवोलियो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मालवोलियो स्टीवॉर्ड होता है ओल्विया का। ठीक है, स्टीवॉर्ड का मतलब होता है सेवाधारी या फिर कोषाध्यक्ष। और ध्यान रखना, ओल्विया को पसंद करने वाले कई लोग होते हैं। इसको ड्यूक ऑफ इलिरिया इससे शादी करना चाहता था। इवन ये जो कैरेक्टर है सर एंड्रू ऑक्च्यू, ये भी ओल्विया को पसंद करता था। और सर टॉपी बेल्च, ये ओल्विया का अंकल होता है। और ये जो है सर एंड्रू ऑक्च्यू को प्रॉमिस करता है कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी ओल्विया से करा दूंगा। और ओल्विया किसको पसंद करती थी? ये करती थी वायला को। वायला उस समय ओल्विया के पास सिजेरियो का रूप धारण करके होती है, जो कि एक लड़के का रूप धारण करके होती है। और अल्टीमेटली क्या होता है, ओल्विया की शादी किससे हो जाता है? सेबेस्टियन से हो जाता है। तो इतने सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। ट्वेल्थ नाइट ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर ने कब लिखा था? 1600 में लिखा था। स्लीप वॉकिंग सीन विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में घटित होता है? तो ये होता है मैकबेथ में। कौन से एक्ट और कौन से सीन में? तो याद रखना, एक्ट 5 और सीन 1 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और ये सारे प्लेस कब लिखे गए हैं? अगर आपको कोड याद है तो बहुत आसानी से आप इनके डेट भी बता सकते हैं। ओथेलो लिखा जाता है 1604 में, और किंग लियर लिखा जाता है 1605 में, मैकबेथ लिखा जाता है 1606 में। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके लिए आपको कोड याद आ रहा है, मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट टीजेक, तो उसी से आप बहुत आसानी से बता देंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा गया था 1596 में। विलियम शेक्सपियर के 37 प्लीज कैटेगरी वाइज मैंने बहुत अच्छे से याद कराया, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक प्ले होती है आर्म्स एंड द मैन, इसकी जो है तीसरा जो एक्ट है वो कहाँ घटित होता है? तो तीसरा एक्ट घटित होता है लाइब्रेरी में। पहला एक्ट ध्यान रखना, ये 3 एक्ट की प्ले होती है। पहला जो एक्ट होता है वो होता है आर्मी कैंप और रैना के बेडरूम, इसमें सीन दिखाई जाती है। और दूसरा गार्डन में घटित होती है। ठीक है, और तीसरा जो एक्ट होता है वो लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। आर्म्स इन द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले होती है, जिसको पहली बार प्रोड्यूस किया गया था 1894 में। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक मॉडर्न एज के आयरिश प्ले राइट होते हैं। इन्होंने 60 प्लस प्लेज लिखा हुआ है, और इसी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ध्यान रखना 1925 में नोबेल प्राइज भी मिला है, खास करके पिग्मेलियन के लिए। ध्यान रखना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हेनरी इब्सन, इनके जितने भी प्लेज होते हैं ये सब प्रॉब्लम प्लेज की कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ब के करेक्ट फॉर्म को फिल करना है, तो सिर्फ आपको सेंटेंस को ठीक से पढ़ना है, बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। लाइन है, इट इज वेरी प्लेजेंट टू वेक अप। ठीक है, तो टू वेक अप आप देखो किसमें है? टू वेक अप आपको सिर्फ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है, और चूंकि इसमें कोई कॉमा लगा नहीं है तो इसको तो आप एलिमिनेट ही कर दो। उसके बाद पढ़ते हैं, इट इज वेरी प्लेजेंट टू वेक अप एंड हियर द रेन बीटिंग होगा। ठीक है, तो रेन बीटिंग आपको सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जॉन ड्राइडन की एक प्ले होती है ऑल फॉर लव, उसमें विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले की स्टोरी फिर से दिखाई जाती है? तो ये होती है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। विलियम शेक्सपियर ने एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा को लिखा था 1607 में, और ये वन ऑफ द रोमन प्लेज होती है। ठीक है, ऑल फॉर लव ये भी ध्यान रखना जॉन ड्राइडन की एक फुल लेंथ की प्ले होती है, और इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। और इसको लिखा गया था कब? इसको लिखा गया था 1677 में। ऑल फॉर लव का एक सब टाइटल है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ध्यान रखना, ऑल फॉर लव में एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा के जीवन के लास्ट के कुछ घंटों की कहानी इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा जॉन ड्राइटन को इंग्लैंड का पहला ऑफिशियल पोएट लॉरेट बनाया गया था
कब बनाया गया था? 1668 में। और एक ही साल के बाद इन्हीं के राइवल थॉमस सैडवेल को इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बना दिया जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखना। मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको लिखा गया था, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 1596 में। ट्वेल्थ नाइट को लिखा गया था 1600 में। मैकबेथ को लिखा गया था 1606 में। और एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा को लिखा गया था 1607 में। इसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, जॉन ड्राइटन का ऑल फॉर लव ये किस में लिखा गया है? तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स का मतलब आप समझते हैं, इसकी हर एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में होगी। हालांकि राइम्ड तो नहीं होगी, लेकिन हर एक लाइन किस में होगी? आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। प्रश्न ये पूछा भी गया है। फ्री वर्स को ध्यान रखना ओपन फॉर्म भी कहा जाता है, और फ्रेंच में इसको बोला जाता है वर्स लिप्रे। फ्री वर्स की जो लाइन होती है वो छोटी बड़ी होती रहती है। और ध्यान रखना, फ्री वर्स ये राइम्ड भी हो सकती है और अनराइम्ड भी हो सकती है। आपको याद आना चाहिए, वॉट विटमैन के बहुत सारे पोएम्स फ्री वर्स में लिखे गए हैं। इवन टीएस इलियट का जो वेस्टलैंड है उसके कुछ पार्ट फ्री वर्स में लिखे गए हैं। और हीरोइक कपलेट ये 2 लाइन की स्टेंजा होती है, और दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? राइम्ड होंगे, यानी ए ए और बी बी के फॉर्म में हीरोइक कपलेट लिखा जाता है। और हीरोइक कपलेट को सबसे पहले जोफ्री चाउसर ने अपनी पोएम द लेजेंड ऑफ द गुड वुमन में इंट्रोड्यूस किया था। बाद में जॉन ड्राइटन, और उसके बाद अलेक्जेंडर पोप ने इसको पॉपुलराइज किया था। इसके बाद आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है, बहुत आसान है। आपको पता होना चाहिए एंटर्ड कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो, एंटर्ड के साथ तीनों ऑप्शंस में यहाँ पे कोई न कोई प्रपोजिशन है, इसलिए वो तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डूएबल सेंट डैज फॉर थिंग्स रादर देन बाइंग देम इन शॉप्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंड आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। और उस समय मैं बिल्कुल क्लियर नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। और इस लाइन का मतलब यही है कि क्या चीजों को दुकान में खरीदने के बजाय उसको आप प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे सेंड आउट बिल्कुल सही हो जाएगा। और सेंड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज बाय पोस्ट भेजना, तो ये तो सही नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन था, बहुत आसान था। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, डिसएग्रीएबल थिंग को एग्रीएबल नेम दे दिया जाता है, यानी ए का क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। एंटीथेसिस में क्या होता है? इसमें कोई स्ट्राइकिंग अपोजिशन होगा, या फिर किसी वर्ड्स या सेंटीमेंट्स का कंट्रास्ट होगा, ठीक है। और एपिग्राम क्या होता है? ये एक प्री पॉइंटेड सेइंग होती है। तो यानी सी का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और हाइपरबोली में क्या होता है? किसी भी स्टेटमेंट को ओवर स्टेटमेंट करके फैटी बना दिया जाता है, यानी डी का जो है 3 हो जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ किस में मिल रहा है? सिर्फ ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सब मैच कर पाए। आप अगर एक दो भी मैच कर लेते हैं तो आप ऑप्शंस देखते रहिए, ठीक है। ए का 2 आपको देखो सिर्फ और सिर्फ किस में मिल रहा है? सिर्फ ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो बाकी आप नहीं भी मैच करते ना, तो भी ऑप्शन डी आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेकन को किसने बोला है द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? तो ये बोलने वाले कोई और नहीं है, अलेक्जेंडर पोप है। और ये लाइन इन्होंने बोला था अपने एसे ऑन मैन में बोला था, ठीक है। और ये इन्होंने लिखा था 1733 में, वो भी हीरोइक कपलेट में। क्यों बोला था ऐसा? तो इसके पीछे कारण ये था, आप पूरी बात समझ लीजिए। देखो, बेकन को हमें अच्छे से पता है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एसेज लिखे हैं, लगभग 106 एसेज लिखे हैं। 3 इनकी एडिशंस आती है। पहला इनकी एडिशन आती है 1597 में, तब इन्होंने कुल 10 एसेज लिखते हैं। उसके बाद दूसरा इनकी एडिशन आती है 1612 में, तो इन्होंने उस समय 38 एसेज लिखा था। और तीसरा इनका एडिशन आता है, ध्यान रखना, 1625 में, और उस समय इन्होंने लिखा था 58, ठीक है, एसेज लिखा था। तो बेकन को इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए, जो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे एसेज लिखे हैं, उसके लिए इनको वाइजेस्ट और ब्राइटेस्ट बोला गया है। और इनको मीनेस्ट क्यों बोला गया? उसके पीछे कारण ये होता है कि बेकन जेम्स फर्स्ट के समय में अटॉर्नी जनरल भी
इंग्लैंड के थे और उस समय इन्होंने जम के करप्शन किया था। तो उस करप्ट लाइफ की वजह से अलेक्जेंडर पोप ने बेकन को मीनेस्ट भी बोला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये लाइन अब आपको नहीं भूलेगा। अलेक्जेंडर पोप ने बेकन के लिए बोला है द वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मैकॉले ये एक विक्टोरियन एज के राइटर होते हैं और डॉक्टर जॉनसन, ध्यान रखना, ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट जो 18th सेंचुरी होता है दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हाफ ऑफ द जो 18th सेंचुरी होता है उसको एज ऑफ पोप कहते हैं और दूसरा जो हाफ होता है 18th सेंचुरी का उसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। और ह्यूज वॉकर ये एक मॉडर्न एज के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसा कौन सा एसेइस्ट है जो अपने एसेस को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन बोला है? तो ये बोलने वाले हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी होते हैं। इन्होंने अपनी एसेस को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन बोला है। उसके पीछे कारण ये होता है कि फ्रांसिस बेकन के जो एसेस होते हैं उनमें जो भी थॉट्स और आइडियाज होते हैं वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं। उसके बावजूद भी जब भी कोई रीडर फ्रांसिस बेकन के एसेस को पढ़ता है तो बिना चिंतन मनन किए वो रह नहीं पाता है। इसीलिए ध्यान रखना, इनके एसेस को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन बोला गया है। एजी गार्डनर और बर्टेट रसल ये दोनों मॉडर्न एज के राइटर हैं और बर्टेट रसल का एक वर्क है, ध्यान रखना, द रोड टू हैप्पीनेस, जो कि एलटीजेआईसी में हम लोगों को पढ़ना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से राइटर हैं जिन्होंने अपने वर्क्स को अल्फा ऑफ द प्लाउ स्यूडोनिम यानी छद्म नेम से पब्लिश करवाया था? तो ये है एजी गार्डनर। ठीक है, चार्ल्स लैम्प ने भी स्यूडोनिम का यूज किया था और इन्होंने जो भी अपने एसेस को पब्लिश करवाया था वो करवाया था एसे ऑफ इलिया के नाम से। और इसकी दो पब्लिकेशन आती है, एक तो आती है 1823 में और दूसरी आती है 1833 में। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अल्फा ऑफ द प्लाउ नेम से कौन अपने वर्क को पब्लिश करवाता है? एजी गार्डनर। और एसे ऑफ इलिया नेम से अपने एसेस को कौन पब्लिश करवाता है? चार्ल्स लैम्प। ठीक है, और आर एल स्टीवेंसन एक विक्टोरियन एज के राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा भी गया है इलिया ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है चार्ल्स लैम्प से। ठीक है, इलिया का दो पब्लिकेशन आता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब पहली पब्लिकेशन आती है 1823 में तो इसमें कितने एसेस होते हैं? 28 एसेस होते हैं। और दूसरी जब इसकी एडिशन आती है 1833 में तो इसमें 5 और एसेस ऐड हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर के 33 एसेस, ध्यान रखना, सेकेंड या लास्ट एडिशन ऑफ इलिया में आती है। टॉमस डिक्वेंसी, इसके बाद विलियम हैजलिट, ये दोनों रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और फ्रांसिस बेकन आपको अच्छे से पता है एलिजाबेथन एज या फिर कह सकते हो विलियम शेक्सपियर की एक कॉन्टेम्परेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द लंचन, जो डब्ल्यू एस मॉर्गन के द्वारा लिखी गई है, एक शॉर्ट स्टोरी है। जब इसकी शुरुआत होती है तो उस समय नैरेटर के पास कुल कितने पैसे होते हैं? तो 80 फ्रैंक्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और लंच करने के बाद उसके पास कितने फ्रैंक्स बचते हैं? उसके पास सिर्फ 3 फ्रैंक्स बचते हैं और वो भी वेटर को देकर खाली हाथ वापस आता है। और ध्यान रखना, ये जो द लंचन है ना, ये एक सटायर है किसके ऊपर? ग्लटनी के ऊपर, पेटूपन के ऊपर। ठीक है, और लंचन की सेटिंग कहाँ होती है? पेरिस में होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिस्टोरिकल नॉवेल के पायनियर कौन थे? तो ध्यान रखना, हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर किसको बोला जाता है? वॉल्टर स्कॉट को। ठीक है, वॉल्टर स्कॉट और जेन एस्टेन दोनों ही रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और लॉरेंस स्टर्न और हेनरी फील्डिंग ये दोनों ही 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन पूछा है 2 इंचेस ऑफ आइवरी, ये जो फ्रेज है किस नॉवलिस्ट ने अपने प्लॉट के लिए यूज किया है? तो ये यूज किया है जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन, ध्यान रखना, रोमांटिक एज से बिलोंग करती हैं। और ये जो फ्रेज है जेन ऑस्टिन ने अपने खुद के प्रयास के लिए बोला है। जेन ऑस्टिन पहली रोमांटिक एज की नॉवलिस्ट होती हैं जो महिलाओं के लिए लिखती हैं। महिलाओं के इमोशंस और उनके फीलिंग्स, कंपल्सन्स को एक्सप्रेस इन्होंने नॉवेल्स के माध्यम से किया है। और जेन ऑस्टिन कहती हैं कि ये इनका एक छोटा सा प्रयास है और उसकी तुलना इन्होंने किससे किया है? 2 इंचेस ऑफ आइवरी से किया हुआ है। और जेन ऑस्टिन महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर 5 नॉवेल्स लिखा हुआ है। और ये नॉवेल्स आपको पता होना चाहिए, सेंस एंड सेंसिबिलिटी लिखा हुआ है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एम्मा और नॉर्थंगर एबे, ये 5 इनकी नॉवेल्स हैं।
वर्जीनिया वुल्फ ये मॉडर्न एज की नॉवलिस्ट हैं और इनकी एक बहुत ही फेमस नॉवेल है मिसेस डैलवे। ठीक है। और ये जो नॉवेल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर लिखी गई है। इसके अलावा इनकी एक और नॉवेल है टू द लाइट हाउस। और चार्ल्स डिकेंस ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। इनको विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट कहा जाता है और विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवेल होती है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसको लिखा गया था 1860 और 61 के बीच में। इसमें एक कैरेक्टर होता है फिलिप पिरिप, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पिप। जब ये लंदन गया था तो वहां पे उसका ट्यूटर कौन था, उसको वहां पे टीच कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था मैथ्यू पॉकेट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैथ्यू पॉकेट कौन था? ये मिस एविंसन, ठीक है, का कजिन होता है। और मिस हेविंसन कौन होती हैं? ये वही महिला होती हैं जिनको शादी वाले दिन इनका फ्यूचर हस्बैंड छोड़ के इनको चला जाता है। इसके बाद इसमें कुछ और भी कैरेक्टर होते हैं जैसे स्टेला। स्टेला ध्यान रखना ये एक ब्यूटीफुल गर्ल होती है। इसका यूज मिस हेविंसन करती हैं आदमियों को धोखा देने के लिए। जब स्टेला आदमियों को धोखा देती है तो इससे मिस हेविंसन को बड़ा सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी आदमी ने मिस हेविंसन को भी धोखा दिया था। इसके अलावा मिसेस जो गार्गरी होती हैं जो पिप की सिस्टर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हेनरी फील्डिंग की एक वर्क होती है जोसेफ एंड्रयू, ये किस पर पैरोडी की गई है? पैरोडी का मतलब होता है किसी के वर्क को फनी तरीके से लिख देना। ठीक है, किसी के वर्क में कुछ उसके प्लॉट को या उसके कैरेक्टर को इस तरह से बदल देना कि वो हास्यास्पद हो जाए। तो पूछा जा रहा है कि हेनरी फील्डिंग का जो जोसेफ एंड्रयू है ये किस पर पैरोडी की गई है? तो ये पैरोडी की गई है सैमुअल रिचर्डसन की एक नॉवेल होती है पामेला, उस पर पैरोडी की गई है। पामेला ध्यान रखना ये लिखी जाती है 1740 में और जोसेफ एंड्रयू ये लिखी जाती है 1742 में। ठीक है। और जोनाथन स्विफ्ट ध्यान रखना की एक नॉवेल होती है गुलिवर्स ट्रैवल, ये लिखी जाती है 1726 में। और दो नॉवेल्स में और आपको याद दिलाऊंगा। एक नॉवेल है ध्यान रखना डेनियल डिफो का, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो। क्रूजो। और एक है, ये यूनिवर्सिटी बीट्स है, जॉन लिली। जॉन लिली का एक वर्क है यूफीज, जिसको यूफीज द एनाटॉमी ऑफ विट इसका पूरा टाइटल है। और इसको लिखा गया है 1613 में। और डेनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूजो ये लिखा गया है 1719 में। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहली इंग्लिश नॉवेल कौन होती है इसमें क्रिटिक्स में आपस में मतभेद है। कुछ क्रिटिक तो कहते हैं जॉन लिली का यूफीज जो कि 1613 में लिखी जाती है ये पहली इंग्लिश नॉवेल होती है। कुछ तो बोलते हैं डेनियल टीफो और रॉबिन्सन क्रूसो जो 1719 में लिखी जाती है ये पहली इंग्लिश नॉवेल है। और कुछ कहते हैं जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल जो 1726 में लिखी जाती है ये पहली इंग्लिश नॉवेल है। और कुछ तो ध्यान रखना सैमुअल रिचर्डसन की पामेला को भी पहली इंग्लिश नॉवेल मानते हैं जिसको 1740 में लिखा गया है। अलग अलग क्रिटिक्स का फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल के लिए आपस में मतभेद है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेस ऑफ द डरवरविल्स ये टॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई नॉवेल है और इसको लिखा जाता है 1891 में। और ओलिवर ट्विस्ट इसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था ध्यान रखना 1837 और 39 के बीच में। नेक्स्ट लाइन में पूछा गया हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ये स्टेटमेंट कौन से नॉवेल में आती है? तो ये आती है द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज। ये नॉवेल टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा जाता है और इसको लिखा गया है 1886 में। इसमें कुल 45 चैप्टर्स होते हैं। और ये जो लाइन है किसके द्वारा बोला जाता है पता है? ये बोला जाता है एलिजाबेथ जेन के द्वारा। ठीक है। और ये किसकी लड़की होती है? ये माइकल एंचर्ड की बेटी होती है और इसकी वाइफ का नाम होता है सुसैन। ठीक है। और इसमें कैरेक्टर होता है न्यूसन। न्यूसन ये वही कैरेक्टर होता है जिसको हेंचर्ड नशे की हालत में
अपनी वाइफ सुसान और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को बेच देता है। ठीक है। और ये एलिजाबेथ जेन का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। वो ये कहती है कि जीवन में दर्द बहुत ज्यादा है और खुशी वो तो कभी कभी मिलती है। ठीक है। तो ये लाइन कहाँ आया है? द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज में आया है। जोसेफ एंड्रू, ये तो हेनरी फील्डिंग की नॉवेल है, इसको लिखा जाता है 1742 में। और लॉर्ड ऑफ फ्लाइज और एनिमल फॉर्म दोनों ही एलिगोरिकल फॉर्म में लिखी गई नॉवेल है। दोनों ही बहुत ही पॉपुलर और बहुत अच्छी नॉवेल्स हैं, आपको पढ़ना चाहिए। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज को विलियम गोल्डिंग ने लिखा है, ध्यान रखना कब लिखा था, 1954 में लिखा था। और इसमें 12 चैप्टर्स होते हैं। और एनिमल फॉर्म, ये भी ध्यान रखना पॉलिटिकल एलिगरी है। जॉर्ज ऑरवेल ने इसको लिखा था 17 अगस्त 1945 में। ठीक है। 55 का अपोजिट कर देंगे तो 45 हो जाएगा। और एनिमल फॉर्म 2 वॉल्यूम में लिखी गई नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हैंचर्ड, जो कि मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज जब बनता है तो बाद में डोनाल्ड फॉर्फ्री को अपना बिजनेस मैनेजर बनाता है, लेकिन पहले किसको बनाता है? तो वो बनाता है जोसुआ जॉब को। ठीक है। डोनाल्ड फॉर्फ्री से जब उसकी मुलाकात होती है, ये बहुत ही यंग और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। तो फिर हेंचर्ड अपना बिजनेस असिस्टेंट फॉर्फ्रे को बनाता है। उसके बाद जोसुआ जॉब को उस पोस्ट से हटा देता है। और जोसुआ जोब इसका बदला पता है कैसे लेता है? इसका बदला ऐसे लेता है कि हेंचर्ड की लव अफेयर चल रहा होता है लुसेट्टा के साथ। पूरा नाम रहता है लुसेट्टा टेम्पल मैन। तो क्या करता है, हेंचर्ड और लुसेट्टा के बीच में जो लेटर्स, लव लेटर्स जो होते हैं, वो उसको पब्लिक कर देता है। और इसका परिणाम ये होता है, हेंचर्ड और लुसेट्टा के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। और लुसेट्टा की शादी फिर किससे हो जाती है? डोनाल्ड फॉर्फ्रे से हो जाती है। और मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज की जब शुरुआत होती है तो ये जो माइकल हेंचर्ड कैरेक्टर होता है, वो शराब के नशे में होता है। वो अपनी वाइफ सुसान और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को एक सेलर जिसका नाम था न्यूसन, उसको बेच देता है। ठीक है। और 18 साल के बाद कैस्टरब्रिज का मेयर बनता है। और जब वो मेयर बनता है तो फिर वो क्या करता है, सबसे पहले बिजनेस मैनेजर किसको रखता है? जोसुआ जॉब को। फिर उसके बाद किसको रखता है? डोनाल्ड फार्फ्रे को। तो पूरी बात समझ में आ गई। और इसके अलावा क्रिस्टोफर कॉनी, नैंस मॉकरीज और सोलोमन लॉन्गवेज, ये तीनों ही पेसेंट्स होते हैं, यानी किसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मिसेस डैलवे डिस्क्राइब्स द इवेंट ऑफ वन डे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मिसेस डैलवे, ये वर्जीनिया उल्फ के द्वारा लिखी गई नॉवेल है और इसको लिखा जाता है 1925 में। ठीक है। और मिसेस डैलवे का पूरा नाम होता है मिसेस क्लैरिसा डैलवे। ठीक है। और ये जो है अपर क्लास से बिलोंग करती हैं। और ये एक्चुअली एक पार्टी को अरेंज कर रही होती हैं। और ये नॉवेल 1925 में लिखी जाती है। आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखी जाती है। 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर चलता है। और उसके बाद एक डिप्रेशन का माहौल होता है। उसमें लोगों के मन में कैसे और कितने थॉट्स चलते हैं, ये सारी बातें मिसेस डैलवे में बखूबी से दिखाया गया है। ठीक है। और ये जो नॉवेल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मिस्टर बेहरमैन इन द लास्ट लीव इज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अ नेवर लिविंग डाउन स्टेयर्स। द लास्ट लीव, ध्यान रखना ये शॉर्ट स्टोरी है और ये लिखा जाता है ओ हेनरी के द्वारा। हेनरी, ध्यान रखना ये पेन नेम होता है और इनका जो रियल नेम होता है विलियम सिडनी पोर्टर होता है। ठीक है। और ये जो शॉर्ट स्टोरी होती है इसकी बैकग्राउंड थोड़े में आप समझ लीजिए। देखो, जॉन्सी और सू ये दोनों आर्टिस्ट होते हैं और एक ही फ्लैट में रह रहे होते हैं। और उस समय इंग्लैंड में निमोनिया बहुत तेज फैला हुआ था। जॉन्सी उससे ग्रसित थी। और ये हमेशा खिड़की के बाहर देखा करती थी। एक पाम ट्री था, उसमें बहुत सारे पत्ते थे। वो ये कहती थी कि जिस दिन ये पाम ट्री का अंतिम पत्ता गिरेगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सू को पसंद नहीं था। और ये जो मिस्टर बेहरमैन है ना, जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते थे उसके डाउन स्टेयर में, ठीक है, ये भी रहते थे। और ये बात सू आकर के मिस्टर बेहरमैन को बताता है। और मिस्टर बेहरमैन भी आर्टिस्ट था और ये दोनों भी आर्टिस्ट थे। ठीक है।
तो मिस्टर बेहरमैन क्या हुआ था, ये पूरे जीवन भर बहुत कोई अच्छा काम कर नहीं पाए थे, लेकिन इनको ये एक मौका मिलता है और बारिश भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी भी था, उसके बावजूद भी ये बाहर जाकर के एक आर्टिफिशियल इस पाम ट्री में इन्होंने एक पत्ते को वहाँ पे कलर्ड किया। और उसके बाद जॉन्सी मॉर्निंग में उठती है और ये देखती है कि जो पत्ता है वो अभी भी है, तो इससे इसको जीवन जीने की एक प्रेरणा मिलती है और इसका जो मूड है वो बदल जाता है, पेसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्ट हो जाती है और फिर ये ठीक भी हो जाती है। और इसके अपोजिट में मिस्टर बेहरमैन, इनको निमोनिया हो जाता है और फिर बाद में इनकी डेथ भी हो जाती है। तो एक आर्टिस्ट कैसे दूसरे आर्टिस्ट की जान बचाता है, ये बात द लास्ट लीप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बेनेट फैमिली प्राइड एंड प्रेजुडिस में कहाँ रहती है? वो रहती है लॉन्गबॉर्न स्टेट में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लॉन्गबॉर्न, ध्यान रखना, ये जो है इंग्लैंड में रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में पड़ता है, वहीं पर ये बेनेट फैमिली रहती है। और एलिजाबेथ बेनेट, ध्यान रखना, प्राइड एंड प्रेजुडिस की प्रोटैगनिस्ट होती हैं। और प्राइड एंड प्रेजुडिस ये कब पब्लिश किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पब्लिश किया गया था 1813 में, ठीक है। और एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी, ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। और इसका नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस तो बाद में पड़ा, पहला इसका जो नाम था वो फर्स्ट इंप्रेशन था, फिर बाद में प्राइड एंड प्रेजुडिस पड़ा। प्राइड किस में था? डार्सी में था। प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह किस में था? ये था एलिजाबेथ बेनेट में। और ये दोनों ही कमी थी। जब डार्सी का प्राइड खत्म हुआ और एलिजाबेथ बेनेट का प्रेजुडिस खत्म हुआ, तभी इन दोनों के बीच में अफेक्शन और फिर बाद में इनकी शादी हो पाती है। तो इसलिए जो प्राइड एंड प्रेजुडिस टाइटल है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हेमिंग्वे की एक नॉवेल होती है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें ओल्ड मैन का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है सेंटियागो। द ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंग्वे की मास्टरपीस होती है और इसको लिखा गया था 1952 में। और इस नॉवेल को पुलिट्जर प्राइज मिला था 1953 में और इसको नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हेमिंग्वे के ही कॉन्टेम्परेरी होते हैं फॉकनर, और फॉकनर को ध्यान रखना नोबेल प्राइज मिला था 1949 में, ठीक है। फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला था 1949 में और हेमिंग्वे को ध्यान रखना नोबेल प्राइज मिला था 1954 में, वो भी किसके लिए? ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, ठीक है। सेबेस्टियन ये कैरेक्टर 12th नाइट में आता है, वाइला का ब्रदर होता है। और एंटोनियो ये विलियम शेक्सपियर के कई प्ले में आता है। एक तो 12th नाइट में ये कैप्टन होता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी एंटोनियो आता है। इसके अलावा ध्यान रखना टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी एंटोनियो आता है, उसमें प्रोटियस का फादर होता है। और फर्डिनेंड, ये ध्यान रखना टेम्पेस्ट में आता है। और इसके अलावा लव्स लिवर लॉस्ट में भी फर्डिनेंड नेम का कैरेक्टर आता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, ये जो स्लोगन होता है या जो ये स्टेटमेंट है, ये किस नॉवेल में आता है? तो ये आता है एनिमल फॉर्म में, ठीक है। एनिमल फॉर्म आपको पता है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा जाता है 17 अगस्त 1945 में, ठीक है। और इस नॉवेल में ध्यान रखना जो जानवर होते हैं ना, उनकी 7 कमांड्स होती हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी 2 पैर पे चलता है वो हमारा दुश्मन है, जो 4 पैर पे चलता है वो हमारा मित्र है। कोई भी जानवर कभी कपड़ा नहीं पहनेगा, कोई भी जानवर कभी बेड पर नहीं सोएगा, कोई भी जानवर, ध्यान रखना, किसी दूसरे जानवर की हत्या नहीं करेगा। और 7वां कमांड्स था, सभी जानवर आपस में बराबर होते हैं। तो ये 7 कमांड्स थे, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर होता है नेपोलियन, ठीक है, जो कि जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये सातों कमांड्स को ब्रेक कर देता है और उसकी जगह पर एक ये कमांड्स या स्लोगन देता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल्स देन अदर्स, यानी जो पिग्स है ना, उसके लिए वो अलग नियम निकाल देता है। तो ध्यान रखना, ये जो लाइन है एनिमल फॉर्म में बोली गई है। और पंचतंत्र, ध्यान रखना, ये फेबल है। फेबल यानी इसमें एनिमल कैरेक्टर्स के द्वारा मॉरल लेसन दिया जाएगा। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको लिखा गया था 1954 में। द फ्लाई
ध्यान रखना ये कैथरीन मैnsफील्ड के द्वारा लिखी गई है और इसको लिखा गया था 1922 में। 1922 में आपको याद आ रहा होगा टीएस एलियट का द वेस्टलैंड भी लिखा जाता है 5 पार्ट्स में, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लॉर्ड ऑफ फ्लाइज ये किसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है? तो ये होता है बेल्जेबब का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेल्जेबब, ध्यान रखना ये क्रिश्चियन मिथोलॉजी से शब्द लिया गया है और जब हम लोग पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे भी बेल्जेबब मिला था और वहां पे बेल्जेबब जो था वो सैटर्न का सेकंड इन कमांड था। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी देखिएगा, पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किसके लिए बोला गया है? लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एक पिग के लिए बोला गया है। उसका जो सर है वो एक डंडे में, ठीक है, अटका दिया जाता है एक पहाड़ी के ऊपर और उसमें जो है बहुत सारे फ्लाइज आकर बैठते हैं। ठीक है, जो गंदगी का एक प्रतीक होता है, इसी को बोला गया है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। और ये किसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है? बेल्जेबब का। और ये जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज होता है ना, ये मनुष्य के अंदर जो बुराई होती है ना उसका प्रतीक यहाँ पे दिखाया गया है। और सैटर्न ये तो पैराडाइज लॉस्ट का बहुत ही नोन कैरेक्टर है। और सैटर्न जब स्वर्ग में था, ठीक है, वो भी क्या था? गॉड का वन ऑफ द एंजल्स था और वहां पे उसका नाम लूसीफर था। जब ये मतभेद होता है, जब ये विद्रोह करता है और गॉड जब इसको बैनिस्ट करते हैं हेवन से और जब ये हेल में जाता है तब इसका नाम पड़ता है सैटर्न। और मेफिस्टोफेलिस, ध्यान रखना क्रिस्टोफर मार्लो की एक प्ले होती है डॉक्टर फॉस्टर्स, उसमें जो सैटर्न का रोल प्ले करता है वो होता है मेफिस्टोफेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूनोका किस नॉवेल का कैरेक्टर होता है? तो ये होता है थिंग्स फॉल अपार्ट। ये जो नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, नाइजीरियन नॉवलिस्ट चिनुआ अचीबी के द्वारा लिखा गया है। ये हम लोगों को अच्छे से पढ़ना भी है। और ध्यान रखना ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, इसका जो एपिग्राफ है वो डब्ल्यू बी ईट्स के सेकंड कमिंग से लिया गया है। यूनोका एक कैरेक्टर होता है, युकोंकाओ उसका फादर होता है। यूनोका जो होता है ना वो बहुत ही, ध्यान रखना, कावर्ड और स्पेंथ्रिफ टाइप का कैरेक्टर होता है। और वहीं इसका जो लड़का होता है युकोंकाओ, वो काफी बोल्ड होता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जब थिंग्स फॉल अपार्ट को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। द बैचलर ऑफ आर्ट, ध्यान रखना इसको 1937 में लिखा गया था आर के नारायण के द्वारा। इसके अलावा ग्रेन ऑफ विट और द पीटल्स ऑफ ब्लड, ये दोनों नॉवेल केनियन नॉवलिस्ट न्यूगिवा थियोंगो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन पार्ट के लिए सही शब्द का चुनाव करना है। क्वेश्चन है What edged you on to become a social worker? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया सोशल वर्कर बनने के लिए? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अर्ज्ड। बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये नेगेटिव टर्म्स में यूज हुआ है। डैम्पेन का मतलब गीला करना या कम करना, हिंडर मतलब रोकना और डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राव की एक नॉवेल होती है कांताफोरा, जिसको 1936 में लिखी जाती है। इसमें एक कैरेक्टर होती है रंगम्मा। वो औरतों को इकट्ठा करती है और उसको एक ग्रुप बनाती है। उस ग्रुप का नाम वो क्या रखती है? तो उस ग्रुप का नाम रखती है सेविका संघ। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांतापुरा, ध्यान रखना ये 1936 में लिखी जाती है और इसमें कुल कितने चैप्टर्स होते हैं? इसमें कुल 19 चैप्टर्स होते हैं। इसके अलावा कांतापुरा में कुछ और भी कैरेक्टर होते हैं जैसे मूर्ति, ठीक है, ये तो इसमें मेजर कैरेक्टर होता है। इसके अलावा भट्टा, रंगे गौड़ा, बड़े खान, रंगम्मा, रत्ना, शंकर, ये सब भी इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, यानी ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। इनक्रेडिबल की स्पेलिंग यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही है। ये स्टार्ट होता है आई से, INCREDIBLE, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। बाकी सारे ऑप्शंस तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपको कोनाइजर की स्पेलिंग फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कोनाइजर की स्पेलिंग होता है CONNOISSEUR। तो मैंने कैसे याद किया था? इसको तीन पार्ट में याद किया था। पहले मैंने याद किया था कोनो, CONNO, फिर बीच में है इज, ठीक है, और लास्ट में है SEUR। तो मुझे ये भूलता नहीं है, कोनो इज SEUR। और इसका मतलब होता है कोई संगीत, कला या खाने के पारखी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कोनाइजर बोलते हैं। फिर पूछा गया था रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। तो अगर आप रेस्टोरेंट बोलेंगे तब तो आप जरूर गलत करेंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट आप जब बोलेंगे तो लास्ट में RENT आएगा
और RENT वाला सारा का सारा जो ऑप्शन है वो गलत है। एक्चुअली होता है ये रेस्टोरेंट। क्या होता है? रेस्टोरेंट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो होगा ऑप्शन डी में, RESTAURANT। ठीक है, रेस्टोरेंट प्लीज मत बोलिए, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। रेस्टोरेंट होता है। इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। बताना था ग्रास मतलब घास होता है, इसको वर्ब में बदलना था। तो चूंकि मैंने तो ऑप्शन डी सही किया था, जो कि गलत हो गया था। ग्रास का मतलब घास होता है और ग्रेस का मतलब होता है घास को चरना, लेकिन आयोग ने इसको गलत माना था। इसने ऑप्शन सी को सही किया था। और ग्रास एज अ वर्ब भी यूज होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज घास से ढकना, टू कवर विथ ग्रास। तो आयोग ने ऑप्शन सी माना था, तो हम लोग भी इसको ऑप्शन सी ही मानेंगे। फिर कंडेम जो है, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, तिरस्कार करना, और इसका नाउन फॉर्म पूछा है तो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो फिर एडवर्ब हो जाएगा। और कंडेमिंग ये तो वर्बल एडजेक्टिव हो जाएगा, और कंडेम ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया इंटरनल पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये एडजेक्टिव है, इसको वर्ब में बदलना था। तो बहुत आसान है, ऑफ कोर्स इसका क्या हो जाएगा, इंटरनलाइज हो जाएगा। ठीक है, और देखो इंटरनली ये तो फिर एडवर्ब हो जाएगा, और इंटरवेंशन ये तो फिर नाउन हो जाएगा, और एंटर मतलब प्रवेश करना ये तो हो जाएगा वर्ब। लेकिन इंटरनल पूछा है, ठीक है, तो इंटरनल के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को प्लीज मत करिएगा। इसके बाद पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है men may come, men may go, but I go on forever। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। men may come and men may go, but I go on forever। बाकी सभी ऑप्शंस में आप देखिए कॉमा अननेसेसरी और सुपरफ्लुअस यूज हुआ है। बी ऑप्शन में देखिए men may come, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखिए कई ठो आपको कॉमा मिल जाएंगी। ऑप्शन डी भी आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, बट के भी पहले है तो बट के बाद भी है, तो ये भी बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर देंगे। कुल मिला के ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। तो देखो ये नियम होता है, ये लेटर की लाइन है, देयरफॉर के आगे और पीछे दोनों कॉमा होता है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ऑप्शन ए में आपको ये दिखेगा कि देयरफॉर के आगे और पीछे दोनों कॉमा है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड कॉमा, ब्यूटीफुल एंड अगली कॉमा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस में आप देखो कुछ ना कुछ गलतियां मिलेंगी। पहले में देखो आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, कॉमा तो ठीक है, यहाँ पे देखो सेमी कॉलन आ गया है जो कि गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखो आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, सेमी कॉलन आया है, फिर देखो बाद में कॉमा कर दिया है। तो देखो या तो आप कॉमा से सारे पार्ट को अलग करिए या फिर सेमी कॉलन से करिए, आप मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन डी में देखो यहाँ पे थिंग्स के बाद कॉमा की कोई जरूरत नहीं है, तो कुल मिला के ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको दिए गए ऑप्शंस में प्लूरल फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन सर्वेंट्स। नियम क्या होता है, जब दो कॉमन नाउन जुड़ करके कोई कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो दोनों को प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे विमेन डॉक्टर, या फिर विमेन टीचर। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, विमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों पार्ट को प्लूरल बनाना पड़ेगा। ऐसे ही विमेन टीचर्स हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैन लवर आ जाए या फिर हेटर आ जाए, ठीक है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ लास्ट में एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही विमेन लवर और विमेन हेटर भी आएगा तो उसमें भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, लास्ट में एस जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो आपको बस ये चेक करना था कि ओब्लाइज्ड हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी ओब्लाइज्ड के साथ प्रपोजिशन आए हैं सब इनअप्रोप्रिएट हैं। अगेन आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिकॉज ही इज क्लेवर
कॉमा ही गेट्स गुड मार्क्स। बाकी क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो बिकॉज भी है, फिर और भी कंजंक्शंस आए हुए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। बिकॉज ऑलरेडी कंजंक्शन है, तो ये अपने साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है? कॉमा लेता है। तो इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा गया है कैंडिड का सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड बताइए। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है? जो सिंसियर हो, जो जेन्यून हो, स्पष्टवादी हो, उसको बोलते हैं कैंडिड। तो इसके लिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अपरेंट का मतलब क्या होता है? अपरेंट का मतलब होता है जो क्लियर हो, जो स्पष्ट हो, ठीक है। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है जो इविडेंट यानी जो स्पष्ट हो, जो डिस्टिंक्ट हो। तो ये आप ध्यान रखना, अपरेंट और एक्सप्लिसिट ये दोनों वर्ड कैंडिड से काफी क्लोज तो हैं, लेकिन कैंडिड के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम वर्ड होगा वो हो जाएगा फ्रैंक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया डिस्पैरेज का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड बताइए। तो डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है? उपेक्षा करना, किसी को डिग्रेड करना, लेट डाउन या डिमीन करने को हम क्या बोलते हैं? डिस्पैरेज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। उपेक्षा करना डिस्पैरेज और प्रशंसा करना प्रेज हो जाएगा। प्लीज का मतलब होता है किसी को खुश करना, और बेलिटिल का मतलब क्या होता है? किसी कार्य या किसी व्यक्ति के महत्व को कम कर देना। और डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूटेबल ऑप्शन फिल करना है। क्वेश्चन है हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग, इट डैज ऑल द मेजर इश्यूज। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कर्टेड। स्कर्टेड का मतलब होता है अवॉइड करना, किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या प्रॉब्लम को डिस्कस करने से अवॉइड करना। आप क्वेश्चंस को पढ़िए और इसके मूड को समझिए, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसका जो भाषण था वो बड़ा ही निराशाजनक था, और उसके भाषण में ध्यान रखना सारे मेजर इश्यूज को अवॉइड किया गया था। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है टू द पॉइंट होना, तो ये तो गलत हो जाएगा। रिवील का मतलब होता है किसी रहस्य को उजागर करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। और एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताना है कि ऐसा कौन सा टेंस होता है जिसमें कंप्लीट एक्शंस को दिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फिर पूछा गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसमें कौन सा सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी आपको चेक करना है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, यानी इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद कुछ फ्रेजेस और इडियम से भी प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है इन कैमरा का मतलब बताइए। तो इन कैमरा का मतलब होगा एट अ सेक्रेट या प्राइवेट प्लेस। देखो इन पब्लिक का मतलब होता है जो जग जाहिर हो, जो सबको पता हो, और इन कैमरा का मतलब होता है सेक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बताइए। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, कभी कभी। कैसे याद करेंगे? देखो मून का जो प्रकाश होता है वो चांदनी प्रकाश होता है, सिल्वर कलर का प्रकाश होता है। ब्लू मून तो कभी होता नहीं है, या होता भी होगा तो कभी कभी होता होगा। तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है? वेरी रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट का मतलब पता है क्या होता है? लोहे का दस्ताना। तो अगर आप लोहे के दस्ताने को एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी आप क्या कर रहे हैं? चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इडियम या फ्रेज को फिल करना है। प्रश्न पूछा गया है इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल डैश ऑफ माई स्टोरी। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आप मुझे डिस्टर्ब करते हो तो मैं जो स्टोरी सुना रहा हूं वो मैं भूल जाऊंगा। लूज द थ्रेड का मतलब स्टोरी को भूल जाना, मुझे कहाँ से सुनाना है। देखो जब कोई स्टोरी सुनाता है तो उसमें कई कड़ियां होती हैं, और अक्सर आपने देखा होगा अगर कोई स्टोरी सुना रहा है, बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है तो वो भूल जाता है कि उसको आगे कहाँ से सुनाना है। तो ध्यान रखना लूज द थ्रेड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश आर यू गोइंग टू द मार्केट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड वेदर ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ऑप्शन बी और डी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होता है, तो सेड या सेड टू को हम विस्ट में बदलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी और डी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आस्क के बाद यहाँ पे वेन नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा? इफ और वेदर आएगा।
तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन पूछा गया है, मोती आस्क्ड गंगू whether the latter was in his senses। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती। और ऑप्शन ए इसलिए गलत हो जाएगा, देखो यहाँ पे हे गंगू, जबकि हे इनडायरेक्ट में नहीं आया है तो हम हे नहीं लगा सकते हैं। और ऑप्शन डी इसलिए गलत हो जाएगा, सेंस का उसने क्या बना दिया है? सेंसलेस बना दिया है। ठीक है, आप वर्ड को अपोजिट नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन बी इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखो हैव का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। आपको अच्छे से पता है इनडायरेक्ट में वॉज है तो जरूर डायरेक्ट में इज एम आर में ही कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्वेश्चन है, सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू किस में कन्वर्ट होगा? टोल्ड में हो जाएगा। और बीच में क्या लगेगा? कंजंक्शन दैट लग जाएगा। और आई ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सोहन के हिसाब से चेंज होगा तो ही हो जाएगा। टेंस बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड हो जाएगा। ऑलवेज बीन, ये देखो क्या है? प्रोनाउन। ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो फिर क्या होगा? माई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है, ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। नियम होता है जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ या व्हाट को सेंस के हिसाब से वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी किसी में भी वेरी या ग्रेट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। पहला ही सेंटेंस करेक्ट है, व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन। बाकी देखो ऑप्शन बी इसलिए गलत हो रहा है कि जब मैं स्कूल गया तो हम लोग जरूर लैटिन सीख रहे होंगे, थोड़ा सेंटेंस इनएप्रोप्रिएट लग रहा है। और सी इसलिए गलत होगा क्योंकि पहले वाले पार्ट में हैड है तो दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, या फिर पैसिव का कंस्ट्रक्शन है तो वुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो ऑप्शन डी में करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। ऑप्शन सी इसलिए गलत हो रहा है, देखो इसमें दोनों सेंटेंस फ्यूचर में दिया है जो कि कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता नहीं है। जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा रहता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं और दूसरे वाले पार्ट को हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि दो दो कंजंक्शन का यूज हुआ है, अदरवाइज ये बिल्कुल सही होता। और ऑप्शन ए इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वुड की जगह पे विल होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। तो ऑप्शन डी में करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद थ्री क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस से दिया हुआ है। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस दिया है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। और सेंटेंस दिया है, व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। किसी के स्वास्थ्य के लिए दूध से बेहतर क्या है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आंसर के लिए नहीं लेकिन बात को एम्फेसाइज करने के लिए। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है किसी के स्वास्थ्य के लिए दूध से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे आप। इसके बाद नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है, होमर वॉज अ ग्रेट पोएट, he was born somewhere, nobody knows where। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये तीनों सेंटेंस के जो की वर्ड्स हैं वो आ जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, nobody knows। इसमें देखो तीसरा वाला सेंटेंस आ रहा है, द बर्थ प्लेस इसमें आपका दूसरा वाला आ रहा है, और ग्रेट पोएट होमर इसमें पहला वाला सेंटेंस आ रहा है। nobody knows the birthplace of great poet होमर। चाहे आप ये बोलो या फिर चाहे ये तीन अलग अलग सेंटेंस बोलो, तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग। वो ठीक नहीं था उसके बावजूद भी काम करता रहा। तो ध्यान रखना यहाँ पे कंट्राडिक्शन दिखाया गया है।
चूंकि कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है तो हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ध्यान रखना कंट्रोडिक्शन दिखाने के लिए बट और येट का यूज करते हैं। तो इसलिए मुझे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही लगता है। हालांकि मैंने ऑप्शन सी को चूज किया था। ही वॉज अनवेल, वो ठीक नहीं था, बट लेकिन वो काम करता रहा। और ऑप्शन डी में दिया है वो ठीक नहीं था फिर भी काम करता रहा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेटर राइटिंग से भी पूछे गए हैं। पूछा गया है इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इनफॉर्मल लेटर यानी जब फ्रेंड्स, मदर, फादर, किसी रिलेटिव्स को लेटर लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो ऑफ कोर्स डियर मदर ही होगा। सर, डियर मैडम और डियर जेंटलमैन ये तो फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनफॉर्मल लेटर लिखते समय कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन के पहले भी सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है यानी राइटर का एड्रेस लिखा जाता है। फिर सैल्यूटेशन आता है जिसको ग्रीटिंग भी कहते हैं। फिर बॉडी ऑफ लेटर आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। और लास्ट में क्या आता है, सिग्नेचर आता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस में देखो कोई ना कोई पार्ट मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विद लव इनफॉर्मल लेटर का कौन सा पार्ट होता है। तो वो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम क्लोजिंग कहते हैं, या फिर इसको हम कंक्लूजिंग या सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि कोई भी एक फॉर्मल लेटर की कौन कौन सी विशेषता होती है जो रेसिपिएंट पर डिजायर इफेक्ट को क्रिएट कर सके। तो ये तीनों होती हैं। वो लेटर बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, टू द पॉइंट और रिलेवेंट भी होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों पूछे गए हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। सबसे पहले हम लोग हिंदी टू इंग्लिश डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। फैन के द्वारा फॉग को दूर नहीं किया जा सकता है। एक चीज का बस आपको ये ध्यान में रखना है, जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो आप लिटरल ट्रांसलेशन मत करिएगा, नहीं तो बिल्कुल मीनिंग नहीं आएगा। बाय लीकिंग ड्यू थ्रस्ट कैन नॉट बी क्वेंच्ड, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका सेंस समझना पड़ता है, इसका भाव समझना पड़ता है, फिर ट्रांसलेट करेंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। तो ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है अंत भला तो सब भला, ये तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है वही पूछ दिया है। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है सेवरल विलेजेस वर बर्न डाउन। ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी और डी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेवरल विलेजेस हैं और यहाँ पे होना चाहिए कई गांव। तो यहाँ पे सिर्फ गांव दिया है तो इसलिए ऑप्शन बी और डी गलत हो जाएगा। और चूंकि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है और ऑप्शन सी में ध्यान रखना एक्ट 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीनिंग दिया है कई गांव जल गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगेन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ये कंडीशनल सेंटेंस है और जब भी वर से स्टार्ट होता है तो फ्यूचर में किसी अनफुलफिलमेंट डिजायर को एक्सप्रेस किया जाता है। और ये यदि से हिंदी में स्टार्ट होता है। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो इन समस्याओं को हल कर दूंगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। और ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें लिखा है यदि मैं दोबारा चुना गया तो समस्याएं ही नहीं रहेंगी। तो इस तरह का कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया इन चारों ऑप्शंस में कौन सा वर्क सोनेट है। तो ओzymandias, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओzymandias पिबी शैली के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है जिसको इन्होंने लिखा था 1817 में और इसको पब्लिश किया गया था 1818 में। ठीक है। ओzymandias एक बहुत ही पावरफुल किंग होता है और इसका बहुत ही दूर तक फैला हुआ एक माइटी एम्पायर भी होता है। लेकिन किस तरह से समय के सामने या नेचर के सामने ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसी थीम पर ये सोनेट लिखा गया है ओzymandias। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक 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 ये तो एलजी है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के द्वारा लिखी गई है। और ये एलजी इन्होंने कब लिखा था, 1834 में लिखा था।
1833 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं आर्थर हेनरी हालम। इनकी डेथ हो जाती है। उसी के एक साल के बाद 1834 में इस एलजी को लिखा गया है। बहुत छोटी सी एलजी है ये, और इसको लेकिन पब्लिश किया गया था 1842 में। कोलोनाइजेशन, ये जॉन डन की बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉपुलर ये पोएम है, और इसको इन्होंने लिखा था 1633 में। और टिंटरनेबे, ये तो आपको अच्छे से पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिरिकल बैलेड है, और इसको लिखा गया था 1798 में। इसके बाद पूछा गया है ऐसी कौन सी सोनेट होती है जिसमें 3 क्वार्टेट्स 1 कपुलेट होते हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लो इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी और लास्ट में ई ई, तो ये कौन सी सोनेट हो जाती है? ये हो जाती है स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है। पेट्रॉर्कन सोनेट और इटालियन सोनेट ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, नेम अलग अलग है। और ये दोनों जो सोनेट हैं ऑक्टेव और सिस्टेट के मॉडल पर लिखी जाती हैं। ऑक्टेव में 8 लाइंस होते हैं, सिस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। इन दोनों के बीच में कॉमा लगा रहता है जिसको सेजुरा या फिर वोल्टा कहते हैं। ऑक्टेव में पोएट कोई प्रॉब्लम की बात करता है और सिस्टेट में उसका सलूशन देता है। पेट्रॉर्कन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है, पहले 8 लाइन की राइमिंग स्कीम होती है ए बी पी ए, और दूसरी जो 6 लाइन की राइमिंग स्कीम होती है वो होती है सी डी ई या फिर सी डी सी और डी सी बी होती है। ठीक है। तो ये आपको राइमिंग स्कीम भी याद रखना है। मोस्टली आपको राइमिंग स्कीम मिलेगा ए बी पी ए सी डी ई। और मिल्टोनिक सोनेट क्या होता है? तो देखो, मिल्टोनिक जो सोनेट होता है ना, वो भी पेट्रॉर्कन मॉडल पे ही लिखा जाता है। सिर्फ मिल्टॉनिक सोनेट में राइमिंग स्कीम का अंतर होता है। मिल्टॉनिक सोनेट में ध्यान रखना, शुरू की जो 8 लाइन की राइमिंग स्कीम होती है वो सेम होती है, ए बी बी ए। सिर्फ लास्ट की 6 लाइन की राइमिंग स्कीम बदलती है, वो होती है सी डी सी और डी सी डी। कैसे याद करेंगे? तो देखो, शुरू के 3 लाइंस में सी बाहर है, डी बीच में है, और बाद में जो 3 लाइंस है उसमें डी बाहर है और सी बीच में है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीजें मैं आपको याद दिला दूं। इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो 2 नाम आपको याद रखना है, व्याट और हेनरी हॉवर्ड। ठीक है, जिसको अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं। तो व्याट ने जो भी सोनेट लिखा था, ध्यान रखना, वो पेट्रार्कन मॉडल पर ही लिखा था। और इवन इन्होंने बहुत सारे पेट्रार्क के जो सोनेट थे उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लेकिन हेनरी हॉवर्ड ने क्या किया था, इन्होंने पहली बार स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था। और वो जो स्ट्रक्चर है, पता है क्या रखा था? यही रखा था, 3 क्वाड्रेंट्स 1 कपुलेट। ठीक है। ये स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने यूज किया था? हेनरी हॉवर्ड यानी अर्ल ऑफ सरे ने किया था। लेकिन बाद में विलियम शेक्सपियर ने इस पैटर्न को पॉपुलराइज किया। इन्होंने 154 सोनेट लिखे। तो इसलिए जो है बाद में इस पैटर्न को, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना गया। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। इसके बाद पूछा गया है ओटावा रायमा इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किए थे टॉमस व्याट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड बैरन की एक वर्क होती है डॉन जुआन, ये ओटावा रायमा में लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने ओटावा रायमा को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन किसने किया था? टॉमस व्याट ने किया था। इसके अलावा पीबी शैली का द विच ऑफ एटलस, जॉन केट्स का द पॉट ऑफ बॉसिल, ये भी ओटावा रायमा में ही लिखे गए हैं। और जियोफ्री चौसर को ध्यान रखना जाना जाता है, हीरोइक कपलेट को सबसे पहले इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था, वो भी अपने किस वर्क में? द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन में। फिर पूछा गया पिंडारी कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें होता है स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और इपोट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोफे में क्या होता है? इसमें ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जिसको कोरस बोलते हैं, ये क्या करते हैं? स्टेज पर राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। और एंटी स्ट्रोफे में क्या होता है? इनका मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होता है। और इपोट में क्या होता है? ये सेंटर में खड़े होकर के कोई ना कोई मैसेज देते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और पिंडारी ओड को क्लासिकल ओड भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया है ब्लैंक वर्स क्या होता है? तो ब्लैंक वर्स में ध्यान रखना, मीटर तो होता है लेकिन इसमें राइम नहीं होता है। ठीक है। और मीटर वो भी कौन सा होता है? एम्बिक पेंटामीटर होता है। यानी हर एक लाइन में कितने फिट होंगे? 5 फिट होंगे। और सिलेबल्स कितने होंगे? 10 सिलेबल्स होंगे।
ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसी लाइन जिसमें ना तो मीटर हो ना तो राइम हो, तो फिर वो फ्री वर्स हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया इंग्लैंड में ड्रामेटिक मोनोलॉग के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट कौन है, तो ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं, जैसे कि माई लास्ट टचेस, पोर्फिरियास लवर, फ्लॉ लिप्पी, एंड्रिया डेल साटो। और माई लास्ट टचेस तो हम लोगों को पढ़ना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लाइटिटीज का मतलब बताइए, तो लाइटिटीज का मतलब होता है अपोजिट ऑफ हाइपरबली। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हाइपरबली में क्या होता है, बात को एक्जेजरेट करके बोला जाएगा, और लाइटिटीज में क्या होगा, बात को अंडर एस्टिमेट करके बोला जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान में रखना। पूछा भी गया है हाइपरबली का अपोजिट बताइए, तो लाइटिटीज भी कई बार ऑप्शन दिया है और कई बार अंडर एस्टिमेट भी दिया है, तो दोनों आप याद रखेंगे। लाइटिटीज को एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए स्टेटमेंट है ही इज वाइज, तो लाइटिटीज में बोला जाएगा ही इज नॉट फूल। ठीक है, दो नेगेटिव वर्ड का यूज करके कोई पॉजिटिव बात जब बोली जाती है, तो वहां पे क्या होता है, लाइटिटीज होता है। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें कौन सा एलजी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टिंटरनाबे। टिंटरनाबे ये एक लिरिकल बैलेड है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है 1798 में। ठीक है, और एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये तो टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एक एलजी है जो कॉमन पीपल के डेथ पर लिखी गई है, और इसको पब्लिश किया गया था, ध्यान रखना, 1751 में। एडोनिस, ये तो पीबी शैली जॉन केट्स के डेथ पर लिखे हैं, और इसको लिखा गया था 1821 में। और इनफैक्ट ये एक पास्टोरल एलजी है। पास्टोरल एलजी में क्या होता है, पोएट अपने आप को सेफर्ड एज्यूम करता है, और जिसकी डेथ हुई रहती है उसको भी सेफर्ड एज्यूम करके, और पूरी जो सेटिंग होती है वो पास्टोरल होती है, यानी देहात की होती है। तो ये सारी क्राइटेरिया होती है पास्टोरल एलजी लिखने की। और रग्बी चैपल, ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई एलजी है, और इसको लिखा गया था 1867 में। मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी फादर डॉक्टर टॉमस अर्नोल्ड की डेथ पर इस एलजी को लिखा था। और टॉमस अर्नोल्ड, ध्यान रखना, रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे, तो इसलिए उसका टाइटल भी इन्होंने रख दिया रग्बी चैपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रिफॉर्मेशन मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया जाता है। रिफॉर्मेशन यानी ये धर्म में सुधार से रिलेटेड एक मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट लीड किया जाता है मार्टिन लूथर के द्वारा। ये बहुत बड़े स्कॉलर और थियोलॉजिस्ट होते हैं, और इन्होंने कुल 95 थेसिस तैयार करते हैं, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे उसका इन्होंने विरोध किया था, और जिसके परिणाम स्वरूप रोमन कैथोलिज्म से ही टूटकर एक नया रिलीजन निकलता है, जो होता है प्रोटेस्टेंटिज्म। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो में मैंने क्रिश्चियन रिलीजन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। टॉलमी का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। टॉलमी ने जियोसेंट्रिक एक थियरी दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि अर्थ ए सेंटर में है पूरे ब्रह्मांड में, बाकी जितनी भी प्लैनेट्स हैं इसी के अराउंड मूव कर रहे हैं। और बाद में 16 सेंचुरी में कॉपरनिकस आते हैं, जिन्होंने बताया था नहीं, सन जो है सेंटर में है, और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं इसके अराउंड मूव कर रहे हैं, जिसको हम हेलोसेंट्रिक थियरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट आल्सो इन हिज एमरस वर्सेस। ये स्टेटमेंट किसने बोला है, तो ये बोला है जॉन ड्राइडन ने। तीन स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। एक तो हो गया जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, याद रख लीजिए, ये किसने बोला है, जॉन ड्राइडन ने बोला है। और डन को मेटाफिजिकल पोएट किसने बोला है, तो ये बोला है सैमुअल जॉनसन ने। और द मेटाफिजिकल पोएट्स टाइटल से ऐसे किसने लिखा है, तो वो लिखा है टीएस इलियट। तो ये तीनों अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये तीनों फैक्ट्स आप याद रखेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, ये क्रिटिक भी हैं और एसेइस्ट भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएम्स भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेन जॉनसन किस तरह की कॉमेडीज लिखते थे, तो ये लिखते थे क्लासिकल कॉमेडीज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेन जॉनसन, इसके पहले भी क्वेश्चंस आ चुका है कि ये फोर ह्यूमर्स का भी यूज करते थे, और ये जो ह्यूमर्स है वो ग्रीक लिटरेचर से लिया गया है, तो आसानी से आप गेस कर सकते हैं कि बेन जॉनसन क्लासिकल कॉमेडीज लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जॉन बनियान का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये है क्या, ये एल्गरी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
एल्गरी क्या होता है? ये कोई स्टोरी, पोयम या पिक्चर होगी जिसके डबल मीनिंग होते हैं। एक तो लिटरल मीनिंग होता है और दूसरा एक हिडन मीनिंग होता है। यहाँ पे भी ध्यान रखना, क्रिश्चियन की जर्नी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक क्रिश्चियन अर्थली लाइफ से हेवन की तरफ यानी मुक्ति की तरफ जब जाता है, तो बीच में जो स्ट्रगल्स हैं वो इस पोएम में दिखाए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर ये पोएम है और इसको लिखा गया है, ध्यान रखना, 1678 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइटोन स्ट्रेची के द्वारा लिखा जाता है एमिनेंट विक्टोरियंस, ये है क्या? ये बायोग्राफी है। एमिनेंट विक्टोरियंस एक्चुअली 4 बायोग्राफिकल एसेस का कलेक्शन होता है और इसको लिखा जाता है 1918 में। ठीक है। मेमोयर का मतलब होता है संस्मरण। जब कोई पोएट या राइटर किसी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या घटना के बारे में वर्णन करता है तो उसको मेमोयर कहते हैं। और ट्रैवलिंग से रिलेटेड जब कोई वर्क लिखा जाता है उसको हम ट्रैवलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का मेंबर नहीं है? टीजी रॉसिटी, विलियम हॉलमैंड हंट और एवरेट मिलास, ये 3 फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, डायलन थॉमस, इनका कनेक्शन प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का मूवमेंट है, विक्टोरियन एज में ये एक्टिव होता है और इसकी जो टाइम पीरियड है, ध्यान रखना, 1848 से लेकर 1860 के बीच में। 3 इसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, डीजी रोसेटी, विलियम हॉलमैंड हंट और एवरेट मिलास। बाद में 4 लोग इससे और भी जुड़ जाते हैं। वो कौन कौन होते हैं? डब्ल्यू एम रोसेटी होते हैं, उसके बाद जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक स्टीफंस और थॉमस उलनर। ये कुल मिलाकर 7 लोगों का ये ग्रुप होता है और ये ग्रुप पेंटर्स, पोएट्स और क्रिटिक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्रेशनिज्म, ये एक्चुअली एक आर्ट मूवमेंट होता है और इसकी शुरुआत होती है अर्ली 20th सेंचुरी में। कौन से कंट्री से स्टार्ट होती है? तो जर्मनी से स्टार्ट होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एक्सप्रेशनिज्म से रिलेटेड एक और मूवमेंट आप याद रखेंगे, इम्प्रेशनिज्म। ठीक है। इम्प्रेशनिज्म ये भी आर्ट से रिलेटेड एक मूवमेंट होता है और इसकी शुरुआत होती है लेट 19th सेंचुरी में। कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत होती है फ्रांस से। तो दोनों मूवमेंट याद रखेंगे, एक्सप्रेशनिज्म ये जर्मनी से रिलेटेड है और इम्प्रेशनिज्म ये शुरुआत इसकी होती है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूवमेंट पोएट इसमें से कौन है? तो ये है फिलिप लार्किन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूवमेंट पोएट, ध्यान रखना, ये 1950s में काफी एक्टिव होते हैं और इनका जो मोटिव होता है, ये ट्रेडिशनल पैटर्न और लैंग्वेज को फॉलो करने वाले पोएट्स होते हैं। कि 3 संख्या होती है, एक तो फिलिप लार्किन होते हैं और दूसरा टॉम गन होते हैं और तीसरा होते हैं किंग्सले एमएस। ठीक है, ये 3 लोगों का ग्रुप होता है और ये तीनों ही राइटर्स मॉडर्न और एवागार्ड स्टाइल से अपने आप को दूर रखते थे। ट्रेडिशनल पैटर्न और लैंग्वेज का यूज अपने पोएम्स में करते हैं। तो ध्यान रखना, मूवमेंट पोएट यहाँ पे कौन होता है? फिलिप लार्किन होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, ये स्टेटमेंट किसने बोला है? तो ये स्टेटमेंट बोला है टीएस एलियट ने, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसमें मैंने रिस्क लिया था। मुझे एकदम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता था, लेकिन मुझे जरूर पता था कि आई ए रिचर्ड्स और एफ आर लेविस ये स्टेटमेंट जॉन डन के लिए तो नहीं बोल सकते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने बेशक जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट बोला है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि टीएस इलियट ने एक ऐसे लिखा है द मेटाफिजिकल पोएट्स, उसमें उन्होंने जॉन डन को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया है और उसमें इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जैसे टर्म्स को भी क्वाइन किया है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने गेस किया था कि इसका आंसर टीएस इलियट होना चाहिए और जो बाद में बिल्कुल सही भी हुआ। और इस लाइन में बोला गया है कि कोई भी विचार डन के लिए एक एक्सपीरियंस होता था और ये चीज उनके सेंसिबिलिटी को मॉडिफाई करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉन्सीट ये जो टर्म है किस पोएट्री में बहुत ज्यादा यूज होता था? तो ये होता था मेटाफिजिकल पोएट्री में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेटाफिजिकल पोएट्री जो होती थी, इसमें पोएट अपनी इंटेलेक्चुअलिटी का बहुत ज्यादा शो ऑफ करते थे। मेटाफिजिकल पोएट्री में ध्यान रखना, कॉन्सीट तो यूज होता था, साथ में मेटाफर और हाइपरबली जैसे फिगर ऑफ स्पीच का भी बहुत ज्यादा यूज होता था।
कॉन्सीट का मतलब होता है फार फेच्ड कंपैरिजन, यानी किसी भौतिक चीज की तुलना पराभौतिक चीजों से की जाएगी। और मेटाफिजिकल पोएट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट होते हैं वो तो जॉन डन होते हैं। इसके अलावा अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रॉन्सा, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉकम और एंड्रयू मॉरवेल, ये सारे भी मेटाफिजिकल पोएट्स के कैटेगरी में आते हैं। कॉफी हाउस कल्चर इंग्लैंड में कब बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्ली 18th सेंचुरी में। वैसे तो कॉफी हाउस कल्चर 17th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो जाता है इंग्लैंड में, लेकिन ये फ्लरिस्ट कब होता है? अर्ली 18th सेंचुरी में। ठीक है। कॉफी हाउस में क्या होता था, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, मर्चेंट और पॉलिटिशियंस इकट्ठा होते थे और समाज के विभिन्न मुद्दों को डिस्कस किया करते थे। बहुत सारे राइटर्स जैसे जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टिल, जोनाथन स्विफ्ट और सैमुअल जॉनसन जैसे राइटर्स भी कॉफी हाउस जाया करते थे। तो ध्यान रखना, कॉफी हाउस कल्चर इंग्लैंड में फ्लरिस्ट कब करता है? अर्ली 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टैम्प्ड फिश जॉन डन के पोएम कॉलोनाइजेशन में यूज हुआ है, इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब है अक्वायर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कॉलोनाइजेशन, ध्यान रखना, जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोएम है। इसको लिखा जाता है 1633 में। और कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा, खास करके चर्च के द्वारा, जब किसी व्यक्ति को संत की उपाधि दी जाती है तो उसको बोला जाता है कॉलोनाइजेशन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिजनेस लेटर को लिखते समय मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। डियर सर्स, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो इनफॉर्मल लेटर लिखते समय यूज होता है और बिजनेस लेटर क्या है, ये एक फॉर्मल लेटर है। तो इसीलिए जो है डियर फ्रेंड्स भी नहीं होगा और माय डियर सर, यहाँ डियर का भी यूज नहीं होगा। डियर का यूज मोस्टली इनफॉर्मल लेटर्स में होता है। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग लाइंस है वो किसका गुड एग्जांपल है? तो ये है मिल्टोनिक इन्वर्जन का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देना। ग्रामेटिकली जैसे शब्द होने चाहिए वैसे ना लिख करके उसके ऑर्डर को चेंज जब कर दिया जाता है तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। जॉन मिल्टन लिखते हैं, डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस विजिबल। वैसे हमें अच्छे से पता है, ग्रामेटिकली विजिबल को हमें नाउन के पहले यानी डार्कनेस के पहले रखना चाहिए, लेकिन जॉन मिल्टन जानबूझ करके डार्कनेस को पहले लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डार्कनेस पर इनको ज्यादा एम्फेसाइज करना है। तो जिस शब्द को जॉन मिल्टन को ज्यादा एम्फेसाइज करना होता है वो उसको पहले लिख देते हैं और इसी को बोला जाता है मिल्टोनिक इन्वर्जन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट आपको अच्छे से पता है, इसको जॉन मिल्टन ने लिखना स्टार्ट किया था 1658 में, कंप्लीट किया था 1665 में। पहली बार इसको इन्होंने पब्लिश किया था 1667 में और उस समय इसमें 10 बुक्स या 10 कैंटोस होते हैं। और लास्ट इसका पब्लिकेशन आता है 1674 में। तब इसमें कुल कितने बुक्स हो जाते हैं? 12 बुक्स हो जाते हैं। रिदम, ये जो टर्म है जीएम हॉपकिंस के द्वारा क्वाइन किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद पूछा गया है, एज ऑफ पोप के समय में जो लीडिंग प्रिंसिपल्स थे वो आपको बताने हैं। एज ऑफ पोप यानी 18th सेंचुरी की बात हो रही है। तो इस समय गुड सेंस तो बिल्कुल था, लूज मोरल्स भी था। ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और रोमांटिक थॉट था या नहीं, इसको आप ऐसे समझिए, 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ का जब लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है तब से रोमांटिक एज की बिगिनिंग हो जाती है। लेकिन ये क्या अचानक से होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके पहले बहुत सारे प्री रोमांटिक पोएट्स होते हैं जैसे विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न, काउपर जैसे राइटर्स होते हैं जिन्होंने रोमांटिसिज्म की शुरुआत पहले से ही कर दिया था। तो यानी 18th सेंचुरी में ही रोमांटिसिज्म का बीज पड़ गया था, जो 1798 में बिल्कुल एक घोषणा कर दिया गया कि रोमांटिक एज की बिगिनिंग हो गई है। तो रोमांटिक थॉट भी था। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अलेक्जेंडर पोप की एक वर्क होती है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें एक कैरेक्टर होती है बेलिंडा। उसका रियल नाम पूछा जा रहा है, तो उसका रियल नाम होता है इराबेला फर्मर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। रेप ऑफ द लॉक दो पार्ट में आती है। एक तो आती है 1712 में, इसमें कुल
2 कैंटोस या 2 बुक्स होती है और दूसरा इसका एडिशन आती है 1714 में, तब इसमें कुल मिलाकर के 5 कैंटोस हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक सटायरिकल वर्क है, खास करके एरिस्टोक्रेट फैमिली पर किया गया है। और इसके अलावा इसमें और भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एरियल भी होता है, बैरन भी होता है, क्लैरिसा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ जाइगेंटिक शैडो व्हिच फ्यूटिलिटी कास्ट ऑन द प्रेजेंट। ये स्टेटमेंट किसने बोला है? तो ये बोलने वाले हैं पीवी शैली। पीवी शैली की एक वर्क आती है इन अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है, इन अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। और ये कब आती है? ये आती है 1821 में, हालांकि ये पब्लिश होती है 1840 में। और इसी में ध्यान रखना, पोएट और पोएट्री को डिफेंड करते हुए पीवी शैली ने ये स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट दिया क्यों है? क्योंकि एक इन्हीं के राइवल होते हैं टॉमस लव पिकॉक। इनकी एक पोएट्री आती है फोर एजेस ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, टॉमस लव पिकॉक ने पोएट्री और पोएट के इंपॉर्टेंस को अंडरस्टिमेट किया था। उन्होंने बोला था कि पोएट्री का अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले था। और पीबी शैली ने इन डिफेंस ऑफ पोएट्री में पोएट और पोएट्री दोनों की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से बताया है। तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट पीबी शैली ने इन डिफेंस ऑफ पोएट्री में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ग्रेसियन अर्न जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस पोएम होती है, इन चारों शब्दों में किसका यूज किए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोरियन। ये ग्रेसियन अर्न की तीसरी लाइन में यूज करते हैं, सिल्वन हिस्टोरियन। ठीक है, और ग्रेसियन अर्न ये कब लिखी जाती है? तो इसको लिखा गया था 1819 में, और सेम ईयर इसको पब्लिश भी कर दिया गया था। और एक शब्द मुझे यहाँ पे और ऐड करना है, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट वो जो पेंटिंग वगैरह करते हैं उनको आर्टिस्ट बोलते हैं। और इसी के आगे अगर आप ई लगा देंगे तो वो कलाकार हो जाएंगे। जो एंटरटेन करते हैं उनको हम आर्टिस्ट बोलते हैं। लास्ट में स्पेलिंग में ई भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, माय लास्ट टचेस। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें स्टोरी को कौन नरेट करता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूक, द ड्यूक ऑफ फेरारा। ठीक है, इनका नाम होता है। और ये ड्यूक ऑफ फेरारा ही होते हैं जो अपने वाइफ के प्रति जो इनकी फीलिंग्स और इमोशंस थे उसके बारे में बताते हैं। और इवन इनकी वाइफ का जो बिहेवियर था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई उसके बारे में भी ये बताते हैं। तो ध्यान रखना, द ड्यूक ऑफ फेरारा ये वो कैरेक्टर होते हैं जो माई लास्ट टचेस को नरेट करते हैं। और माई लास्ट टचेस ये लिखी कब जाती है? तो ये लिखी जाती है 1842 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मैथ्यू और नॉट की एक पोएम होती है डोवर बीच। इसकी टोन आपको बतानी है। तो ये ध्यान रखना, पेसिमिस्टिक टोन में लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डोवर बीच लिखी कब जाती है? तो ये लिखी जाती है 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूलिसिस के लड़के का नाम बताइए। तो यूलिसिस के लड़के का नाम था टेलेमेकस। ठीक है, यूलिसिस जिस किंगडम में राज करता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इथाका। और इसकी वाइफ का नाम क्या था? तो इसकी वाइफ का नाम था पेनेलोप है। और यूलिसिस ये पोयम लिखी कब जाती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1833 में लिखी जाती है और 1842 में इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डब्ल्यू बीट्स की एक पोएम होती है द सेकंड कमिंग। उसकी पहली लाइन है, उसको पूरा करना है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग चायर। ये जो डैश है ना, ये वाइडनिंग के बाद होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन से प्रश्न पूछा गया है सीधा सीधा, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग चायर द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कनर। और डब्ल्यू बीट्स की ये जो पोएम होती है द सेकंड कमिंग, ये कब लिखी जाती है? ये लिखी जाती है 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डब्ल्यू बीट्स की पोएम होती है बाइजेंटियम। ये किसका सिंबल होता है? तो ये सिंबल होता है आर्टिस्टिक परफेक्शन का। बहुत ही सुंदर ये पोएम है, सेलिंग टू बाइजेंटियम, और इसको लिखा गया है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चेनुआ अचीबे की एक नॉवेल होती है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसका टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया है? तो ये लिया है सेकंड कमिंग से। डब्ल्यू बी ईट्स की ये पोएम होती है और तीसरी लाइन में सेम वर्ड्स आता है, थिंग्स फॉल अपार्ट। वहीं से सीधे सीधे चिनुआ अचेबे अपने नॉवेल के लिए टाइटल लेते हैं। और थिंग्स फॉल अपार्ट ये कब लिखी जाती है? तो ये लिखा जाता है 1958 में। और इसमें कुल कितने चैप्टर्स होते हैं? 25 चैप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आई वुड लाइक हिम
टू बी असिस्टेड, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया है मे बी असिस्टेड और सी में दिया है शुड बी असिस्टेड, ये दोनों इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। और बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो दिस और दैट ये सब सुपरफ्लुअस यूज कर दिया है, तो यहाँ पे बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टी एस इलियट की पोएम होती है द वेस्टलैंड, जिसको 1922 में लिखा जाता है। इसका सेकंड सेक्शन होता है अ गेम ऑफ चेस। सेम टाइटल से किसी राइटर ने प्ले भी लिखा है, उस राइटर का नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टॉमस मेडिल्टन। टॉमस मेडिल्टन, ध्यान रखना, अ गेम ऑफ चेस टाइटल से प्ले लिखा था और वो भी लिखा था 1624 में। वेस्टलैंड में कुल 5 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है बरियल ऑफ डेथ है, और दूसरा गेम ऑफ चेस है, तीसरा जो है फायर सरमन, और चौथा डेथ बाय वाटर, और पांचवा वॉट द थंडर सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टीएस एलियट द वेस्टलैंड में बहुत सारे एलूजन का यूज किया है, उसमें उन्होंने किसी उपनिषद को भी एलूड किया है, तो उस उपनिषद का नाम बताना है। उसका नाम है बृहदारण्यक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टीएस इलियट किस भाषा के शब्द को यूज करके कंक्लूड करते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत। और इन्होंने 3 संस्कृत के शब्द का यूज किया है। एक तो किया है दत्ता, दत्ता का मतलब टू गिव है, और दया धवम, दया धवम का मतलब होगा कंपैशनेट, दयालु होना। और तीसरा इन्होंने जो शब्द का यूज किया है वो किया है दम्यता, यानी कंट्रोल या रेस्ट्रेन। और फिर लास्ट में इन्होंने बोला है शांति शांति शांति। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इमेजिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है। पूछा जा रहा है कि इन चारों राइटर्स में कौन ऐसे राइटर हैं जो इमेजिज्म से जुड़े हुए हैं, तो ये है टीईयू। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने एलटीजीएसई 2018 के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपने बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स भी सीखे होंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।